आप सबका लीलावती क्लासेस में स्वागत है। और हिंदी की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे समास। देखिए, समास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एक अनिवार्य तत्व है अगर हिंदी उसके सिलेबस में है। जो लोग परीक्षा दे चुके होंगे उनको पता होगा कि बिना समास के प्रश्न पत्र अधूरा रहता है यदि कोर्स में लिखा गया है। और समस्या क्या होती है? बच्चों को समस्या होती है कि वो कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर नहीं समझ पाते, तत्पुरुष और कर्मधारय में अंतर नहीं समझ पाते, द्वंद्व और द्वंद्व बहुब्रीहि में अंतर नहीं समझ पाते। तो पहले हम इसको सामान्य रूप से एक एक समास के लक्षण क्या होते हैं और परिभाषा क्या होती है और उदाहरण क्या होते हैं, इसको समझेंगे। तत्पश्चात हम ये जानेंगे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्टीज़ क्या, इसमें कठिनाई क्या क्या है। समास बहुत कठिन होता है जब इसे कठिनाई के स्तर पर पूछा जाए, लेकिन जब आप परिभाषा के स्तर पर जान जाएंगे, लक्षण के स्तर पर जान जाएंगे तो ये सामान्य होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं समास। देखिए, समास क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों या पद, चाहे मैं पद बोलूं या शब्द बोलूं, मतलब एक ही होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है, याद रखिएगा, निरर्थक नहीं, नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। अर्थात समास दो पदों को संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया है। वो संक्षेपण कर देता है, संक्षिप्त करके एक नया सार्थक शब्द बनाता है। राजा का पुत्र संक्षिप्त किया तो क्या हो गया? राजपुत्र। घोड़े पर सवार संक्षिप्त किया तो क्या हो गया? घोड़सवार। इसका मतलब समास दो पदों को संक्षिप्त कर नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, जब हम बात करते हैं समास की विशेषताएं, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रश्न छिपे हुए हैं। समास की विशेषताएं, पहला, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, जिसको हम संक्षिप्तीकरण करना भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद योजक विभक्ति अथवा संबंधी शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ का लोप हो गया। योजक विभक्ति, विभक्ति के लिए आप कारक देखें, पुरानी वीडियो है, आप देख सकते हैं, इससे पहले कारक पढ़ाया गया है। योजक विभक्ति या संबंधी शब्दों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, क्योंकि वो संक्षिप्त हो जाता है। ये रहेंगे तो वो संक्षिप्त नहीं होगा। नया बना शब्द, इसको हम समस्त पद भी कह सकते हैं और सामासिक पद भी कह सकते हैं। संक्षिप्तीकरण के पश्चात जो नया बना शब्द होगा उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र को अलग करें, राजा का पुत्र, तो ये हो गया विग्रह। तो पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह। ये एग्जाम में पूछा गया है, विच्छेद नहीं कहते, इसे हम विग्रह कहते हैं। समास में संधि भी हो सकती है और समास केवल सार्थक पदों का मेल होता है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा अंतर समझाऊंगा। समास दो या दो से अधिक पदों का मेल होकर उसे संक्षिप्त करके नया सार्थक शब्द बनाना, जबकि संधि क्या है? वर्णों के मेल से। समझ में आ गया? अगर हम बात करें, अगर वर्णों के मेल से, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, वर्णों के मेल से जब नया शब्द बनेगा तो वो संधि होगी। लेकिन पदों के मेल से जब नया शब्द संक्षिप्त होकर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? समास होगा। तो समास में पदों का मेल है, संधि में वर्णों का मेल है। चलिए, अब हम बात करते हैं, समास केवल सार्थक पदों का मेल होता है, निरर्थक पदों के मेल का संक्षिप्तीकरण आप नहीं कर सकते। समस्त पद भी सार्थक पद होगा। संक्षिप्तीकरण के बाद जो नया पद समस्त पद बनेगा वो भी क्या होगा? सार्थक। तो ये समास की विशेषताएं हैं। देन आफ्टर, इसके बाद हम पढ़ते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान नहीं हो और जिसके दोनों पद प्रधान हो। इसीलिए आपके आसानी के लिए सीक्वेंस से लगाया गया है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रथम पद प्रधान, गौण का मतलब जो प्रधान नहीं है, प्रथम पद प्रधान और अव्यय। याद रखिएगा, पदों के आधार पर समास की परिभाषा। प्रथम पद प्रधान हो मतलब उसकी विशेषता हो, वही मुख्य हो, मुख्य पद वही हो, उसे हम प्रधान पद बोलेंगे। तो समास में दो पद होंगे, एक प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद। इसे पूर्व पद या उत्तर पद भी कहते हैं। तो प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या होता है अभी हम देखेंगे। प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, दूसरा पद गौण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद गौण हो, दूसरा पद प्रधान होता है तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। न देखिए, प्रथम पद, ये देखिए यहाँ प्रथम पद प्रधान है और दूसरा, दोनों पद प्रधान हो, दोनों प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। और न प्रथम पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो
और समस्त पद नया अर्थ दे उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। न प्रथम पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, और समस्त पद या सामासिक पद जब नया अर्थ देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। तो फिर से इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, परिभाषा है प्रथम पद प्रधान और अव्यय, अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान नहीं, नया अर्थ, बहुव्रीहि समास। तो आप इस टेबल के आधार पर मुख्य रूप से समास को कैसे परिभाषित करते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर, अब आपके समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, देखिए शुरुआत हमने की थी अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास, समास तो आप जानते ही, लेकिन अव्यय जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अव्ययी भाव समास नहीं समझेंगे। तो अव्यय की क्या परिभाषा होती है? क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय जानना जरूरी है, तो एक संक्षिप्त कोशिश है हमारी कि हम आपको अव्यय समझाएं। जिस शब्द के रूप में लिंग वचन कारक, याद रखिएगा जो हाईलाइट है, लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए अव्यय अविकारी शब्द है, पहले तो आपको ये याद रखना है, फिर से मैं कह रहा हूं याद, अव्यय समस्त अव्यय अविकारी शब्द है। इसका मतलब अव्यय में विकार नहीं आता, दोष नहीं होता, वो निर्दोष शब्द है जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, अव्यय। तो अव्यय एक निर्दोष शब्द है, और दोष किससे आता है? लिंग वचन और कारक के अनुसार आता है। देखिए यहाँ लड़का प्रतिदिन खेलता है, देखिए लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? बहुवचन। अगर संज्ञा बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। देखिए संज्ञा स्त्रीलिंग तो क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि संज्ञा और क्रिया क्या है, देखिए इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है लिंग वचन और कारक के अनुसार। तो जो शब्द लिंग वचन कारक से मुक्त है उन्हें हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। इन चारों उदाहरण में आप देखिए, लड़का प्रतिदिन खेलता है, लड़के प्रतिदिन खेलते हैं, लड़कियां प्रतिदिन खेलती हैं, लड़की प्रतिदिन खेलती है, खेलती है, खेलती हैं, खेलते हैं, खेलता है। इसका मतलब क्रिया में जैसे लिंग वचन कारक बदल रहा है, क्रिया में बदलाव आ जा रहा है, विकार उत्पन्न हो जा रहा है। लेकिन प्रतिदिन, इन चारों वाक्यों में प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है, इन चारों वाक्यों में प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल नहीं रहा है। तो जो शब्द रूप लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होता या उसमें विकार नहीं आता, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अव्यय क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रमुख होता है, वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब वो लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होगा। थोड़ी सी जानकारी के लिए हम आपको बता दें अव्यय के भेद, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कई बार, इसीलिए यहाँ इसकी चर्चा की जा रही है। देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, ये अव्यय होते हैं। और निपात भी अव्यय होता है। निपात का मतलब इम्फेसिस देने वाले शब्द, जैसे जी, हाँ, हाँ जी, निसंदेह, तो ये निपात होते हैं। तो अव्यय के ये भेद हो गए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से अव्यय होते हैं कौन से नहीं। तो अव्यय के ये भेद आप याद रखिएगा, और फिर हम चलते हैं समास की तरफ। और समस्त अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होगा? प्रधान और अव्यय। तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अव्ययी भाव समास में अव्यय पहचान लेंगे। इसकी पहचान के लिए और भी चीज़ें हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अब तो आपको अव्यय समझ में आ गया। समस्त अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और वही प्रधान होता है। याद रखिए, जो अव्ययी भाव समास में समस्त पद बनता है, सामासिक पद बनता है, वो भी अव्यय होता है। देखिए प्रति, यथा, हर, भर इत्यादि जब लग जाते हैं तो इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान मैंने आपको बता ही दिया, लड़का प्रतिदिन खेलता है, लड़के प्रतिदिन खेलते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक। तुम आजन्म कुंवारे हो, मैं आजन्म कुंवारा हूँ, लड़के आजन्म कुंवारे हैं, लड़कियाँ आजन्म कुंवारी हैं। इसका मतलब आजन्म का स्वभाव नहीं बदल रहा है, इसीलिए ये आजन्म, जन्म से लेकर, ये क्या है? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार।
तुम यथाशक्ति काम करते हो, मैं यथाशक्ति काम करता हूँ, हम यथाशक्ति काम करते हैं, लड़के यथाशक्ति काम करते हैं। तो आपने देखा मैंने ये 4 वाक्य बोला, इन चारों वाक्यों में यथाशक्ति शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह अविकारी और अव्यय है और 2 शब्दों से मिलकर बना है, यथा और शक्ति। तो यथाशक्ति क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन, निसंदेह, संदेह रहित, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजीवन, ये सब किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो अब आप अगर अव्यय अच्छे से समझ लें और पूर्व पद प्रधान अव्यय और समस्त पद भी अव्यय बनता है, किस तरीके से होता है, तो आप अव्ययी भाव समास आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष थोड़ा व्यापक है, लेकिन पहले हम परिभाषा के आधार पर इसे समझेंगे। उत्तर पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान, और उसी की प्रधानता होती है। और दूसरा लक्षण क्या है? समस्त पद जो बनेगा या सामासिक पद बनेगा उसमें विभक्ति या योजक का क्या हो जाएगा? लोप। कारक चिन्ह, आप फिर मैं कह रहा हूं, कारक के लिए आप कारक वाली वीडियो देखिए हिंदी में, प्लेलिस्ट में जाके आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे कारक पर चले जाएंगे। कारक चिन्ह को, से, के लिए, पर इत्यादि का लोप हो जाता है। ये तो इसकी पहचान हुई। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। चलिए आप उदाहरण देखिए। राजा का द्रोही, राजद्रोही, तो ये जो सामासिक पद बना, समस्त पद बना, इसमें ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया ना, हो गया ना। स्वयं को मारने वाला, आत्मघाती, को का लोप हो गया ना, को का लोप हो गया। शाक को खाने वाला, शाकाहारी। अगर हम इन सब में बात करें तो उत्तर पद प्रधान है और समस्त पद में विभक्ति का क्या हो गया है? लोप। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक, अब आप यहां देखिए तत्पुरुष समास, चूंकि यहाँ विभक्ति होती है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कारक पढ़ा दिया है, विभक्तियाँ पढ़ा दी हैं, इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देखें या प्लेलिस्ट में जाके हिंदी में आप देखें। देखिए कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, कर्म से लेके अधिकरण तक, 2 से लेके, द्वितीया से लेके सप्तमी तक। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तत्पुरुष की बात होगी तो द्वितीया से लेके सप्तमी तक आएंगे आप। 27 तत्पुरुष, 27 का मतलब द्वितीया से लेके सप्तमी तक। तो कर्ता नहीं होता और संबोधन नहीं होता। कर्ता तत्पुरुष क्यों नहीं होता ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पहले परिभाषा के आधार पर पढ़ लें, फिर मैं अवश्य आपको बताऊंगा कि कर्ता कारक तत्पुरुष क्यों नहीं होता। तो तत्पुरुष कहां से शुरू है विभक्ति के अनुसार? 27, द्वितीया से लेके सप्तमी तक। तो 27 से आप याद रखिएगा, 27 तत्पुरुष। 27 का मतलब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक एक का उदाहरण हम देखें। कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से ही आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप तत्पुरुष समझेंगे। मैंने कारक में भी कहा था कि तत्पुरुष समाज समझने के लिए कारक अनिवार्य है, और मैं समास में कह रहा हूं कि तत्पुरुष समाज समझने के लिए कारक अनिवार्य है। तो बहुत ही अच्छे से कारक आपको पढ़ाया गया है, प्लीज आप जाके कारक देखें और फिर तत्पुरुष समझें। कर्म तत्पुरुष, देखिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ क्या है? को। तो इसके उदाहरण वन गमन, वन को गमन, को आ गया ना, वन गमन संक्षिप्तीकरण है, समस्त पद है। वन को गमन, को क्या बताता है? ये कर्म तत्पुरुष है। देखिए द्वारा, अगर किसी के द्वारा है तो वो क्या है? करण। साधन देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। तो अगर आपको करण तत्पुरुष के चिन्ह याद होंगे तो चिन्ह में क्या आ जाएगा? द्वारा। ठीक। हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान, को के लिए, याद करिए, को के लिए, हाथ के लिए कड़ी। तो हाथ के लिए किसकी निशानी है? ये संप्रदान की निशानी है, संप्रदान कारक, इसीलिए इसके क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। आवरणहीन, आवरण से हीन, अपादान से अलगाव। देखिए आवरण से उसका अलगाव हो गया, इसीलिए ये अपादान तत्पुरुष समास है। तो ये जिसको ये कारक क्लियर होंगे वो उतने प्रकार के तत्पुरुष समझ पाएगा। राजा का पुत्र, अधिकार है ना, उस पुत्र पर किसका अधिकार है? राजा का। या पुत्र का संबंध किससे है? राजा से। तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। वनवास, वास करने का स्थान क्या है? में, इसीलिए में क्या बताता है? ये अधिकरण, क्योंकि अधिकरण कारक का पहचान क्या है? में पर भीतर। तो वन में वास, तो में किसको बता रहा है? ये बता रहा अधिकरण। तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास के कर्म से लेकर अधिकरण तक के उदाहरण दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप प्रथम देखिए, द्वितीया तत्पुरुष भी बोल सकते हैं, तृतीया तत्पुरुष भी बोल सकते हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। चाहे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण बोलें
या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष बोले। जैसे मैं बोलूँगा तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष, तो आपको कारक पता होना चाहिए। तो अगेन मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूँ कि जो तत्पुरुष समास समझना चाहते हैं वो पहले कारक को पढ़ें। तो ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। देखिए, तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और दिगु। आप इनको अलग मत समझिए। वैसे तो समास बुक में 6 लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं तत्पुरुष समास, कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का। और दिगु किसका भेद है? तत्पुरुष का। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि तत्पुरुष और कर्मधारय में क्या अंतर है? तत्पुरुष और कर्मधारय में क्या अंतर है? दिगु और तत्पुरुष में क्या अंतर है? तत्पुरुष मैंने अभी आपको पढ़ाया, तत्पुरुष के दो भेद हैं, कर्मधारय और दिगु। देखिए, तत्पुरुष में आपने देखा उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा, जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। लेकिन इसमें जो दो पद आएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें विशेषण विशेष से संबंध होगा। पहला क्या होगा? विशेषण विशेष से संबंध या उपमेय उपमान संबंध होगा। देखिएगा, तत्पुरुष और कर्मधारय में यही अंतर भी छिपा हुआ है, मैं बाद में भी बताऊंगा। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। लेकिन कर्मधारय में क्या है? यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है, इसीलिए कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद हो गया, क्योंकि दोनों में उत्तर पद प्रधान है। और अंतर क्या है? जो कर्मधारय में पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद होगा, उसमें विशेषण विशेष संबंध होगा या उपमेय उपमान संबंध होगा। देखिए, उपमेय उपमान संबंध जानने के लिए आप अलंकार का वीडियो देखिए। अर्थालंकार में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है उपमेय और उपमान क्या होता है। जो लोग अभी अभी शामिल हुए हैं परिवार में, उनको मैं समझा दूं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय बोलते हैं, अर्थात प्रस्तुत की तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान बोलते हैं, अर्थात अप्रस्तुत। मैंने आपको बताया था, मुख चांद के समान, तो मुख प्रस्तुत है, चांद अप्रस्तुत है। देख रहे हैं ना? तो हम चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी आप देखें तो आप क्या समझेंगे? इसमें मुख प्रस्तुत है, चंद्र अप्रस्तुत है, ज्वाला अप्रस्तुत है, सूर्य अप्रस्तुत है। तो जहां उपमेय उपमान, उपमेय की तुलना किससे की जाएगी? उपमान की। तो कर्मधारय की एक विशेषता क्या हो गई कि उसमें उपमेय उपमान संबंध होता है, और अगर उपमेय उपमान नहीं होगा तो विशेषण विशेष संबंध होता है। तत्पुरुष का जो दूसरा प्रकार है वो है दिगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन प्रधान होता है उत्तर पद ही। तो अगर हम बोलें तत्पुरुष के भेद, तो वो कर्मधारय और दिगु हो गए, क्योंकि दोनों में उत्तर पद प्रधान है, लेकिन पहला पद संख्यावाचक हो गया तो वो दिगु हो गया, और उत्तर पद प्रधान लेकिन दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय या उपमेय उपमान संबंध कर्मधारय। आगे देखिए आप, विशेषण विशेष संबंध किसको कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं नीला कपड़ा, तो कपड़ा संज्ञा हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गई? नीला। तो विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। मैंने कहा पीला आम, तो पीला क्या हो गया? विशेषण, और आम क्या है? संज्ञा। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, पीला आम में आम विशेष है। सबने देखा होगा पीला आम, तो पीला आम में आम क्या है? विशेष, और विशेषण क्या है? पीला। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं विशेषण विशेष संबंध, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, तथा जिसकी वो विशेषता बताता है वो संज्ञा विशेष से कहलाती है। देखिए, मणि संज्ञा है और लाल उसकी क्या है? विशेषता। लाल मणि, इसमें विशेषण विशेष संबंध है। महादेव, महान और देव, देवता की विशेषता क्या हो गई? महान। महान देव, इसमें क्या है? विशेषण विशेष से संबंध है। तो दो पद हैं, इसमें विशेषण विशेष संबंध। तो अब ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। लाल है जो मणि, महान है जो देव, तो ये कर्मधारय आ गया। वहीं अगर उपमेय उपमान की बात करें तो चंद्रमुखी, देखिए मुख प्रस्तुत है और चांद अप्रस्तुत है, तो मुख की तुलना चांद से की गई, तो उपमेय उपमान संबंध आया। मुख उपमेय और चांद उपमान, मुख की तुलना चांद से की गई, तो ये उपमेय उपमान संबंध आया। चांद के समान मुख वाली, तो चंद्रमुखी कौन सा समास हो गया? कर्मधारय, क्योंकि इसमें उपमेय उपमान संबंध है। सूर्यमुखी कौन सा समास है? कर्मधारय, क्योंकि उसमें मुख की तुलना सूर्य से की गई है, मुख प्रस्तुत है, सूर्य अप्रस्तुत है, तो सूर्य के समान मुख वाली। तो आपने देखा तत्पुरुष के दो भेद,
एक कर्मधारय और दूसरा ये उपमेय उपमान संबंध, और ये क्या है, विशेषण विशेष संबंध। तो उपमेय उपमान और विशेषण विशेष के आधार पर कर्मधारय पहचानना आसान हो गया। आगे चलते हैं हम। कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करते हैं, देखिए समास का विग्रह होता है, विच्छेद नहीं होता। एग्जाम का क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का जब विग्रह करते हैं तो दोनों के पदों के बीच में क्या आता है जो या के समान। चांद के मुख, चांद के समान, चांद के सदृश जो मुख, चांद के समान या सदृश, ठीक है ना। देखिए कमल के समान चरण, चरण कमल, चरण चरण प्रस्तुत, कमल अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो चरण क्या है, उपमेय, और कमल क्या हो गया, उपमान। नील गगन, नीला है जो गगन, ये देखिए क्या है, विशेषण विशेष, गगन संज्ञा हो गया और नीला क्या हो गया, विशेषण। तो नीला क्या हो गया, विशेषण, और गगन क्या हो गया, विशेष। तो विशेषण विशेष संबंध है ना नील गगन में, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा या के समान मुख, तो उपमेय उपमान संबंध आ गया। तो कर्मधारय समास को जब हम विग्रह करेंगे तो देखिए जब हम बात करेंगे विशेषण विशेष की तो है जो आएगा, और जब उपमेय उपमान की बात करेंगे तो के समान या सदृश आएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप कारक अच्छे से समझ लें, उपमेय उपमान अच्छे से समझ लें और विशेषण विशेष अच्छे से समझ लें तो समास में कभी भी गलती नहीं होगी। विद्यार्थी क्या करते हैं, कारक नहीं समझते हैं इसलिए तत्पुरुष समझ में नहीं आता, उपमेय उपमान नहीं समझते इसीलिए उन्हें अर्थालंकार नहीं समझ में आता, और साथ साथ कर्मधारय समास समझ में नहीं आता। विशेषण नहीं जानते इसीलिए कर्मधारय समझ में नहीं आता, क्योंकि कर्मधारय में विशेषण विशेष संबंध होता है। मैंने बताया ना, नील गाय, गाय संज्ञा हो गई, नील उसका विशेषण। तो नीली है जो गाय आ गया ना, नीली है जो गाय, नील गाय। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय, और इसमें संबंध क्या है, विशेषण विशेष का। तो कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान, के समान उपमेय उपमान में आ जाएगा, है जो क्या है, विशेषण विशेष संबंध में आएगा। अब इसके पश्चात हम चलते हैं द्विगु समास। मैंने बताया था ना, तत्पुरुष का एक भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद प्रधान होता है। विग्रह करने पे समूह का बोध होता है। जब आप विग्रह करते हैं तो समाहार या समूह का बोध होता है। देखिए पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक या परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक या परिमाणवाचक, इसे हम विशेषण भी कह सकते हैं, और दूसरा पद प्रधान है। कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं बोलूँ तीन रत्न, तीन रत्न, त्रि क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, और रत्न क्या हो गया, संख्या। पंचतंत्र, पंच संख्या हो गया ना, और तंत्र क्या हो गया, संज्ञा। तो देखिए पंचतंत्र, पहला क्या हो गया पंच और दूसरा तंत्र, तंत्र संज्ञा और पंच क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से ये उदाहरण है, दो पहर, दो संख्या, पहर संज्ञा। शताब्दी, पंचतंत्र, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। 5 तंत्रों का समाहार, मिलन, पंचतंत्र। 100 सालों का समूह, शताब्दी। तो अगर आप द्विगु की परिभाषा देखेंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स यहां हम आपको साधारण परिभाषा समझा रहे हैं। अब आगे के जो समास होंगे, आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा, आपने तत्पुरुष समझा, आपने कर्मधारय समझा, आपने द्विगु समझा, ठीक। अभी द्वंद्व और बहुब्रीहि समास साथ साथ, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के साथ साथ इनमें एक कठिनाई होती है जब इनको मिक्स कर दिया जाता है। जैसे चतुर्भुज और चतुर्भुजा, विष्णु भी हैं दुर्गा भी हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ घास फूस, तो ये द्वंद्व भी है और बहुब्रीहि भी है। तो पार्ट सेकंड में हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मिक्स, जब सारे समास मिक्स हो जाएं तो अंतिम निर्धारण आप कैसे करें कि कौन सा समास है। तो परिभाषा के आधार पर आज हमने 4 समास पढ़ा। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे समास को पूरी तरह से कैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जब कठिनाई के स्तर पर समास आता है तो कैसे समझें। फ्रेंड्स आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं।